आज हम सेकंड लेक्चर में मोशंस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की गति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थ के टू टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पे आप देखिए, ये अगर आप ग्लोब से इसकी तुलना करेंगे तो ये सेम लग रही है, ठीक है। ग्लोब में ऐसा होता है, ऊपर नीचे से बीच में जो तार डाली होती है उसको एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो एक्सिस लीजिए, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर नीचे साउथ हेमिस्फीयर है और अर्थ रोटेट कर रही है। तो ये रोटेट कहाँ कर रही है? जो तार है, जैसे ग्लोब घूमता है वैसे ही घूम रही है, ठीक है। तो जैसे ग्लोब घूमता है वैसे ही जो घूमती है, ये होता है रोटेशन। आई होप ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। और जैसे अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये रोटेशन है। रिवॉल्यूशन होता है एक प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन अपने ऑर्बिट में घूमती है। ऑर्बिटल वो रास्ता होता है, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस किसको कहा था? जो तार हमने डाली थी ग्लोब में, ठीक है। तो उसमें आपने देखा था कि अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई होती है। तो झुकी कितनी है? वो 66.5 डिग्री झुकी होती है। वो एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। जो इसका ऑर्बिटल प्लेन होता है ना, ऑर्बिटल प्लेन से जैसे घूमते हुए जाती है सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन में, वो ऐसे घूमते हुए जाती है, तो रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो अपने ऑर्बिट के चारों ओर घूमती है उसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ जितनी भी एनर्जी रिसीव करती है सन से करती है। अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोल नहीं है। तो ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लाइट मिल रही है सभी पार्ट, पूरी अर्थ को लाइट मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ लाइट मिल रही है। कुछ पार्ट अंधेरे में है जहाँ पे रात है, और ऐसे ऐसे दिन स्टार्ट होगा, पूरा दिन होगा, फिर रात आएगी, ठीक है। तो सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब यहाँ पे आप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो एक लाइन सी बनी है जहाँ पे इस तरफ ब्लैक ही ब्लैक नजर आ रहा है, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। द सर्कल टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन about its axis, and the period of rotation is known as earth day. This is the daily motion of the earth. देखिए, अर्थ एक रोटेशन करती है, रिवॉल्यूशन करती है। यहाँ पे रोटेशन की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सामने मैप है, जो पिक्चर है, जो वीडियो है, वो सिर्फ रोटेशन की है, ठीक है। तो एक तो दिन रात होते हैं, ठीक है। तो जो दिन रात होते हैं, ये अर्थ यहाँ पे घूम रही है, रोटेट हो रही है। रोटेशन जो है वो 24 घंटे लगते हैं अर्थ को। तभी तो अगर किसी जगह सवेरे 8 बजे सूर्य निकलता है तो अगले दिन सवेरे 8 बजे ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि रात में सूरज फिर से निकल जाएगा, बिकॉज वो पार्ट अंधेरे में चला जाएगा और उतना टाइम वो लेगा ही लेगा जब तक कि वो सन के सन को फेस करे। इसका कुछ और नहीं होता कि सन घूमता है, ऐसा नहीं है। अर्थ घूमती है, 24 डे लगते हैं, अपने एक्सिस पे घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशन। और ये जो पार्ट, जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है लाइट, अंधेरे और उजाले को, वो है लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अर्थ डे जो होता है वो अर्थ डे होता है रोटेशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं होता है। ये हमने सीख लिया। और ये अर्थ का डेली का काम है 24 घंटे घूमने का। अब आप सोच लो कि अगर रोटेशन एक दिन के लिए रुक जाए तो क्या हो जाएगा। अगर
रोटेट होना बंद हो जाए, रोटेशन रुक जाए, तो ऐसा होगा कि जहाँ पे सूरज है वहाँ पे सूरज ही रहेगा, जहाँ पे रात है वहाँ पे रात ही रहेगी। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन होगी कि लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। वो यहाँ पे महासागर भी है, सागर भी है, सब चीज़ें स्टिमुलेट हो रही हैं। तो रोटेशन के रिलेटेड जो था वो तो हमारा हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन के रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन। रोटेशन हमने डन कर लिया है। तो रिवॉल्यूशन में ये सामने सन है, अर्थ घूम रही है, देखिए अपने एक्सिस पे। तो 365 और 1/4 डे लगता है एक। ठीक है, 1/4 डे मीन्स फोर्थ पार्ट ऑफ वन डे। वन डे होता है 24 घंटे का, फोर्थ पार्ट मीन्स 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे यानी कि ज़्यादा होते हैं, हम उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको काउंट करते हैं फोर्थ ईयर में। 6 चौक 24 जो पूरा दिन बन जाता है, और उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो आई होप ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि हमें ऑर्बिट तो पता है, राउंड शेप में नहीं घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। ऑर्बिटल पाथ इसका इलिप्टिकल है अर्थ का। दूसरा है, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि एक ही डायरेक्शन में रहती है अर्थ। ये सिर्फ अपने रोटेशन हो रही है, लेकिन जो रिवॉल्यूशन हो रही है वो सिर्फ अपने एक पाथ पे रहती है। जैसे गाड़ी चलती है आगे, ऐसा नहीं होता कि मतलब थोड़ी सी हलचल हो। ए ईयर यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। तो जो सीजन्स होते हैं वो चेंज होते हैं ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ की जो पोजीशन होती है सन के अराउंड, देखिए एलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, जब एलिप्टिकल पाथ होता है तो कभी जो अर्थ होगी वो सन से दूर रहेगी, तो कभी ऐसा होगा कि वो नज़दीक से गुजरेगी सन के। तो उसकी वजह से जो समर आते हैं, विंटर आते हैं, चार जो टोटल वेदर होते हैं, मौसम चार चार होते हैं, वो उसकी वजह से आते हैं। एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ऐसा होता है कि सन की दूरी से डिपेंड करता है। तो आई होप दोनों चीज़ें, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, हमारी क्लियर हैं अब। रोटेशन में अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, और रिवॉल्यूशन में सन के अराउंड घूमती है। अपने एक्सिस के अराउंड जो घूमती है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, और सन के अराउंड घूमती है तो 365 दिन और 6 घंटे ज़्यादा लेती है, जिसको हम चौथे साल में जोड़ के पूरा दिन काउंट कर लेते हैं। ये वाली चीज़ भी क्लियर है। दूसरा, अपने जो अर्थ होती है वो एकदम सीधी नहीं होती है और अर्थ गोल भी नहीं है, थोड़ी सी वो पैरानॉइड शेप की है, और वो थोड़ी सी टिल्ट रहती है, 66.5 डिग्री का एंगल बना के घूमती रहती है सन के चारों ओर, और वैसे भी उसी पे रहती है। अब देखिए समर सोलिस्टाइस, इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, इसको नोट करते हैं। समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस। ठीक है, तो समर सोलिस्टाइस जो होती है, आप इसको थोड़ा एक एक और इसमें वर्ड हम एंटर कर देते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अर्थ 66.5 डिग्री टिल्टेड है, बिल्कुल सीधी नहीं और ना ही गोल है। तो यहाँ पे इक्विनॉक्स आता है।
अब टिल्टेड है तो कुछ पार्ट जो होगा सन के बहुत नज़दीक से जाएगा, और जब जाएगा 365 दिन लगते हैं, तो कुछ टाइम तो ऐसा रहेगा कि वो नज़दीक ही रहेगा, क्योंकि अर्थ की गति अपने एक्सिस के अराउंड है और सन के अराउंड है, कुछ और गति से नहीं घूमती है। तो इस पे एक वर्ड आता है समर सॉलिस्टाइस। देखिए, समर सॉलिस्टाइस में ऐसा होता है कि 21 जून जो होता है उसमें नॉर्थन हेमिस्फीयर जो होता है वो टिल्टेड तो वैसे अर्थ है ही, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर जो टिल्टेड है वो अर्थ के सामने आता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पे है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधी सन की लाइट पड़ती है। और ये जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड, ये सबसे ज़्यादा हीट ग्रहण करते हैं। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है उसके नज़दीक वाले जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ती है, और जो पोल्स के नज़दीक वाले एरिया है वहाँ पे कम हीट पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्टेड पार्ट रहता है। क्योंकि जो पोल्स की तरफ एरिया है वहाँ पे सन की रेज तो पड़ती है, लेकिन सीधी नहीं पड़ती है, सीधी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो नॉर्थ पोल होता है, जो इंक्लाइंड यानी कि झुका होता है सन की तरफ, उसके कारण क्या होता है कि जो प्लेसेस जो है आर्कटिक सर्कल जो है वो कंटिन्यूअस डे लाइट मिल जाती है उनको 6 महीने तक। वहाँ पे 6 महीने तक रात ही नहीं होती, क्योंकि देखिए अर्थ तो घूम गोल नहीं है, एक नाशपाती के आकार की है, और वो थोड़ी सी टिल्टेड है, तो वो सन की तरफ ही रहता है वो पार्ट बहुत टाइम तक। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि जल्दी से चक्कर पूरा हो जाए, उसके लिए भी 365 दिन लगेंगे। तो इसकी वजह से वो लाइट जो बढ़ती है डायरेक्ट तो बढ़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो लाइट में ही रहता है, नीचे डे नाइट होते रहते हैं। ये ऊपर वाला मतलब एकदम ऊपर वाला पोल्स के पास वाला। तो और लाइट तो बढ़ती है। ठीक है, it is since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of equator। ठीक है, तो जो नॉर्थ के इक्वेटर जो है, जो 0 डिग्री है उसके नॉर्थ में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उसमें समर रहता है उस एरिया में। ठीक है, और वहाँ पे जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो 21 जून का होता है। ठीक है, तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर है इक्वेटर के नीचे वाला, उसमें सारी चीज़ें रिवर्स होती है। ऊपर तो समर रहता है, नीचे, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर पे, सॉरी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे। तो 21 जून को जब रिवर्स रहेगा तो 21 जून को सबसे बड़ी रात होगी, मतलब छोटा दिन होगा, जो चीज़ें रिवर्स होगी। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहता है, इसको कहते हैं समर सॉलिस्टाइस। इसमें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को देखा है हमने। अब बात करते हैं विंटर सॉलिस्टाइस। पहले हमने बात की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है, वो 22 दिसंबर को डायरेक्ट लाइट उस पर भी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि पहले तो नॉर्थ पोल था, अब साउथ पोल सन की तरफ आ गया। ठीक है, तो जब साउथ पोल सन की तरफ आ गया तो जो कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस पर लाइट सीधी पड़ेगी। ठीक है, तब वहाँ पे समर होगा। पहले नॉर्थ में समर था, वहाँ पे समर सॉलिस्टाइस। अब जो साउथ हेमिस्फीयर है वो वहाँ पे समर है। ठीक है, वहाँ पे लंबे दिन होंगे, छोटी रातें होगी, और नॉर्थ में अब रिवर्स होगा।
ठीक है। तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सीधी लाइट लेती है सन से, और 21 जून को सीधी लाइट पड़ती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है। तो जो 22 दिसंबर में समर सॉलिस्टाइस होता है साउथ हेमिस्फीयर पे, साउथ पोल में, और 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा दिन है, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर इक्वेटर पे सीधी लाइनें पड़ती है। इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। ठीक है। इक्वेटर पे जब सीधी लाइन पड़ेगी तो दिन और रात बराबर होंगे, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो जब 23 सितंबर को ऑटम होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, साउथ हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग होगा। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग होगा और साउथन हेमिस्फीयर पे ऑटम होगा। इसको आप नोट बना सकते हो। 23 सितंबर को क्या होगा, ऑटम इन नॉर्थ हेमिस्फीयर और स्प्रिंग इन साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है। जब 21 मार्च आएगा तो स्प्रिंग जो होगा नॉर्थ में होगा और ऑटम जो होगा वो साउथ में होगा। इजी है और इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 22 दिसंबर को देखिए, एक एक लाइन याद करनी है दोस्तों। पहला है समर सॉलिस्टाइस। समर सॉलिस्टाइस मीन्स 22 दिसंबर को क्या होता है, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की लाइट पड़ती है। ठीक है। विंटर सॉलिस्टाइस में सन की लाइट कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है 22 दिसंबर को। और 21 जून को क्या होता है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है सीधी, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ, आप बताइए, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती है लाइट 21 जून को। 22 दिसंबर को पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सारी चीज़ें वही होती है बस। और इक्विनॉक्स में क्या होता है, सेम डे नाइट होता है। और देखिए बस 4 ही डेट हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। 21 जून को डायरेक्ट सनलाइट कैंसर पे पड़ती है, 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, 23 सितंबर को क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, साउथ में स्प्रिंग होता है, और 21 मार्च को इसके अपोजिट होगा। बस बात खत्म। ये हमने पढ़ी अर्थ की जो मोशंस होते हैं अर्थ के। नाउ अब हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। ठीक है। देखिए, पृथ्वी की सतह ऐसी है, और आपको पता होगा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, हमने पीछे पढ़ा, जहाँ पे जीवन है। हम सब यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भूमि, जल, हवा मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पे पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक जो हैं वो मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब भूमंडल। जो पृथ्वी का सॉलिड पार्ट है जिस पर हम रहते हैं उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, भूमंडल। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर रही हैं उनको कहते हैं वायुमंडल। हमें पता है पृथ्वी पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें भी हैं। ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कोई सॉलिड पार्ट नहीं है, ये गैसेज जो हैं उसको कहते हैं। और पृथ्वी का
जो बहुत बड़ा भाग है उस पर जल पाया जाता है। तो जो जल पाया जाता है पृथ्वी पे बहुत बड़े भाग में, उसको कहते हैं जलमंडल। यानी कि हाइड्रोस्फीयर, जो बहुत बड़ा पार्ट है उसको वाटर कवर करता है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा एक टर्म आती है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन where we find land, water and air together, which contains all forms of life. उसको कहते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए बहुत इजी है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। जो एरिया वाटर कवर करता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है पत्थर। लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट है जिस पर हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर जो गैसेज है, हमारी अर्थ को सराउंडिंग है, गैसियस लेयर्स, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और बायोस्फीयर वो छोटा सा जोन है जहाँ पे पानी है, एयर है, लैंड है, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए अब बायोस्फीयर यहाँ से कुछ ऊपर तक जाएंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो बायोस्फीयर उसके नीचे है, मतलब जहाँ पे जीवन है वो बायोस्फीयर है। जहाँ पे पानी भी है, लैंड भी है और एयर भी है, वो बायोस्फीयर है। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर है, इट कंप्राइजेज रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो धरती में जो चट्टाने हैं आप देख सकते हैं अंदर, जो थर्ड लेयर है, मतलब ऐसे कंफ्यूज होंगे तो धरती के अंदर जो चट्टाने हैं इसको ऐसे समझिए, धरती के अंदर जो चट्टाने हैं और उसके ऊपर एक थिन लेयर है सॉइल की, ठीक है। वो सारे न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं छोटे छोटे उनको सस्टेन करती हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे, बैक्टीरिया या कुछ भी ले लीजिए, कीड़े मकोड़े। तो देयर आर टू डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। अब जो अर्थ का सरफेस है वो हम ऊपर आ गए, यानी कि हमने पढ़ा लिथोस्फीयर होता है सॉलिड पार्ट जिसमें आते हैं चट्टाने, चट्टानों के ऊपर एक मिट्टी की परत जहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो सारा लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम अर्थ के सरफेस को डिवाइड करना है, सरफेस मीन्स जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो हम इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब है जो लार्ज लैंड मासीज हैं, लार्ज लैंड मासीज मीन्स भूमि के बड़े बड़े टुकड़े, उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और ह्यूज वाटर बॉडीज जैसे कि महासागर है उनको कहते हैं ओशियन बेसिन्स, ठीक है। देखिए दुनिया के जितने भी बड़े में ओशियन हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जितने भी ओशियन हैं दुनिया के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, और एलिवेशन ऑफ लैंड मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन फ्रॉम जीरो। जैसे आप अगर हिमाचल प्रदेश में शिमला चले जाओ तो वहाँ पे एक वो आता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, तो वो जो सी लेवल है वो वहाँ से जीरो होता है, और जितनी ऊंचाई पे कोई भी पार्ट, कोई भी शहर, कोई भी स्टेट या कुछ भी होता है तो उसको बोलता है कि समुद्र तल से 200 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो वो सी लेवल से उसका माप लेते हैं,
देखिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंटेन एवरेस्ट जो है वो है 8,848 मीटर अबोव द सी लेवल। आप ऐसे लीजिए कि वो 8,850 मीटर समुद्र से ऊंचाई पे स्थित है। अब जैसे ऊंचाई पे स्थित है वैसे ही गहराई में भी हम कर सकते हैं। गहराई भी हम समुद्र की जो जैसे वाटर लेवल है जहाँ तक है, क्योंकि सभी समुद्रों में सेम रहता है, तो वहाँ से नीचे कितना गहरा है, तो यहाँ पे जो गहरा है वो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है, मरियाना ट्रेंच। और दोस्तों जो मरियाना ट्रेंच है वो एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है उससे भी ज़्यादा गहरा है, 11,022 मीटर गहरा है, जबकि ऊंचाई एवरेस्ट की 8,850 मीटर है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, हम सबको पता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसमें दो कॉन्टिनेंट अमेरिका के ही हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, क्योंकि वो भी सराउंडेड है समुद्र से। तो इजी है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और इसमें जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और जितना भी टोटल एरिया है ना लैंड का, उसका 1/3 कवर करता है लगभग। ट्रॉपिक ऑफ जो ये हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ से पास करती है एशिया से। ठीक है, एशिया जो है यूरोप से यूरल माउंटेन्स ने सेपरेट करती है वेस्ट से, एंड कंबाइंड लैंड मास यूरोप और एशिया का जो है उसको कहते हैं यूरेशिया। देखिए, अफ्रीका अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, और जो इक्वेटर है और जीरो लैटिट्यूड जो है वो रन ऑलमोस्ट, मतलब इसके बीच में से जाता है, ऑलमोस्ट बीच में से अफ्रीका के। अफ्रीका का ज़्यादातर पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर से जाता है, और ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करते हैं। यानी ये सेकंड लार्जेस्ट है, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा होगा। सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट एशिया है। अब आ गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट है। ये नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका से एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा नहर, उससे कनेक्ट करता है। और ये कॉन्टिनेंट है कंप्लीटली नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब आगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका साउथर्न हेमिस्फीयर में है, जैसा कि नेम इसका इंडिकेट करता है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये पूरा का पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब आ गया अंटार्कटिका, कंप्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट।
जो साउथ पोल है हमारी पृथ्वी का, वो ऑलमोस्ट इस कंटेंट में, ये सेंटर में पड़ता है। और बहुत सारे कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे अंटार्कटिका में। और इंडिया के जो है वो है दक्षिण, गंगोत्री और मैत्री। अब एक कंटेंट है वो है यूरोप, बहुत ही छोटा है एशिया से। और द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स। ओके, ये हमने पढ़ा लिथोस्फेयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर। जो एरिया वाटर में है, वाटर बॉडी जहाँ पे है, जहाँ पे महासागर हैं, 97% अर्थ में जो वाटर है वो महासागर में है और वो सॉल्टी है। और बाकी ग्लेशियर्स में है, और जो पीने का पानी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और हमारा जो ग्रह है वो ब्लू प्लॉनेट है, लेकिन फिर भी हम पानी की शॉर्टेज होती है हमें। 71% से ज़्यादा अर्थ वाटर से कवर है, 29% लैंड से। तो हाइड्रोस्फीयर होता है जो कि हमारा पानी से कवर्ड एरिया है। अब आ गया ओशियन, जो है मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर है। वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 5 मेन महासागर हैं। देखिए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक। पैसिफिक ओशियन जो है नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में पड़ता है। अटलांटिक ईस्टर्न साइड में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के। इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया के साउथ साइड पे पड़ता है और अफ्रीका के ईस्ट में पड़ता है। तो इसमें मेन हम याद कर सकते हैं, एक आर्कटिक ओशियन है, सॉरी अटलांटिक ओशियन। तो ओशियन मेनली 5 है। देखिए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न एंड आर्कटिक। जो पैसिफिक ओशियन है सबसे बड़ा है वो, और 1/3 अर्थ में सिर्फ पैसिफिक ओशियन ही है। मरियाना ट्रेंच यहीं पे है उस पैसिफिक ओशियन में। ये एक सर्कुलर है स्टेट में, शेप में। अब देखिए, एशिया इसमें पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंड करते हैं। अब मैप में बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। एंड इंडियन ओशियन का नाम इंडिया कंट्री पे पड़ा है। एंड जो आर्कटिक ओशियन है वो नॉर्थन पोल को सराउंड करता है। और ये जो है बैरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ये यहाँ से नैरो स्ट्रेंच ऑफ सैलो वाटर है, ये जुड़ा है पैसिफिक ओशियन से। ऑल राइट, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड, हमारी अर्थ को गैसों ने सराउंड किया है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है 1600 किलोमीटर की हाइट तक जाता है। ये 5 लेयर में डिवाइड होता है एटमॉस्फेयर। और 5 लेयर्स कौन सी है?
ये अर्थ में देखिए सबसे पहले नीचे तो लिथोस्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर चल पड़ी, तो उनको कैसे डिवाइड करते हैं, यह है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, और वो हमारे लिए बनाती है 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेज भी हैं वो 1% के करीब हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, एटसेट्रा। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है, और नाइट्रोजन जो है हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है ऑर्गेनिजम्स की। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारी। तो देखिए जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ चेंज होती रहती है, और हमें वही पढ़ना है। जो सी लेवल है वहाँ पे मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो नीचे डेंस लेयर एयर होती है ऊपर ऊपर जाके वो थिन होने लगती है। ठीक है, और जो एयर की डेंसिटी कम होती है उसी का रीज़न है कि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, टेम्परेचर जैसे ऊपर जाते कम हो जाता है। तो एयर जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, हमें पता है, और एयर का घूमना है उसे विंड कहते हैं। तो मेन हमारा मतलब ये है कि जैसे हम धरती में हैं तो एयर डेंस होगी, समुद्र के किनारे ज़्यादा डेंस होगी, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हवाई जहाज में जाना है तभी। इसका हम देखिए, जैसे आप समुद्र के किनारे एयर ज़्यादा डेंस होगी, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, शिमला साइड जाएंगे या किसी हिल स्टेशन में जाएंगे, तो एयर जो होती है वो थोड़ी सी थिन होने लगती है, और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर एक छोटा सा जोन है जो मिलके बनता है कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर, एयर, और इसी जोन में लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज रहती है, बड़े जानवर से लेके छोटा सा कीटाणु भी यहाँ पे आराम से रहता है। तो बायोस्फीयर जो है, इसके जो जीव हैं उनको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और अर्थ के तीनों डोमेन जो है ये तीनों ईच अदर से कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और हमारी जो भी मतलब लाइफ के लिए पॉसिबिलिटी है वो तभी बनती है। तो हमारा जो मेन वो ये समझना था कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पार्ट। बायोस्फेयर जो है, बायोस्फेयर बनता है मिलके। देखिए लिथोस्फेयर बायोस्फेयर, सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पार्ट। नीचे चट्टाने हैं, उसके ऊपर मिट्टी है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जीव रहते हैं, उसको कहते हैं लिथोस्फेयर, जहाँ पे रहते हैं। जो पानी के नीचे है, पानी वाला एरिया, उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और जो लिथोस्फेयर के ऊपर चल पड़ता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज टी, ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, लास्ट इज एक्सोस्फेयर, मतलब जो बाहर का जो भी जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह जाते हैं,
तो आई होप ये चीज़ क्लियर है हमें। हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा, 5 ओशियंस मेन है। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इसको घेरा हुआ है, मतलब ये इसके चारों तरफ मौजूद है। इंडियन ओशियन है, इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्व में। तो इस चैप्टर इस जो हमने पढ़ा इसमें यही इम्पोर्टेंट था एक। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो अफ्रीका है, और अफ्रीका है नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है। तो ये हमने पढ़ा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ दिया है, अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है, बिकॉज हम बहुत ही आराम आराम से कर रहे हैं आगे को, तो इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। और देखिए ये जो सारे लेक्चर है वो इंटरकनेक्टेड है, हमने बेसिक से लिया है, यानी कि स्टार्ट अगर काउंटिंग 1 से होती है तो हमने 1 से स्टार्ट किया है। और अभी ये जो लेक्चर है इसको हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ से। तो थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, वैसे आराम से देखिए, इसमें बहुत ही चीज़ें इजीली दी गई है। थैंक यू।